Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time, I am going to discuss with you another sociologist, Ivan Illich, and his viewpoint on liberal perspectives of education. Earlier to this, we have discussed Althusser's view, Gramsci's view, and now this is the turn of Illich's view. We have known about Ivan Illich because we have read about his most important concept of de-schooling. So let's start. इवान इलिच इवान इलिच के जो विचार थे शिक्षा पे, his ideas on education challenge the very foundation of the traditional schooling system. 1 minute. इनके जो विचार थे शिक्षा पे, इन्होंने जो ट्रेडिशनल विद्यालयी पारंपरिक विद्यालयी जो निकाय था, जो तंत्र था, उसको चैलेंज किया. इन इज ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क डी स्कूलिंग सोसाइटी, एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने किया. इन्होंने लिखा जिसका शीर्षक था डी स्कूलिंग सोसाइटी, मतलब स्कूल समाज से विद्यालय को हटा दिया जाए. Illich critiques the institutionalization of education and proposes a radical shift in how we think about learning. Illich जो थे वो उन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज मतलब जो शिक्षा का आपने संस्थाबद्ध कर दिया है, उसके वो आलोचक थे और उन्होंने एक रेडिकल शिफ्ट की बात की कि कैसे अधिगम होना चाहिए. Instead of relying on schools as the primary spaces for acquiring knowledge, Illich states Illich suggests that we embrace more decentralized, flexible, and learner driven forms of education. उन्होंने ये कहा कि आप इस पर बल दें कि विद्यालय ही एकमात्र ऐसा स्पेस है जहां पर आप ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं. इलीक ने हमें सुझाव दिया कि हम और ज्यादा विकेंद्रीकृत, लचीलेपन से युक्त और लर्नर के ड्रिवन के हिसाब से हमको शिक्षा के स्वरूप को अपनाना चाहिए, मतलब जो विद्यार्थी केंद्रित हो. Here we will explore his ideas, focusing on the concept of deschooling, the problems he saw with the institutionalized education system, and his vision for a more equitable and individualized approach to learning. यहाँ पर हम ये देखेंगे कि उनके क्या विचार थे, कैसे उन्होंने डी स्कूलिंग पर बात की, कौन सी उन्होंने समस्याएं देखी जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम के साथ थी, और क्या वो उनका दूरदृष्टि थी, क्या उनका विजन था जिसमें उन्होंने देखा कि एक समता मूलक और व्यक्तिगत अप्रोच हमको लर्निंग की प्रोवाइड करनी चाहिए. तो देखते हैं कैसे इवान एलिच का दर्शन जो है वो एजुकेशन को रीशेप करता है आज के समाज में. तो स्कूलिंग एंड डी स्कूलिंग, क्योंकि हम उनके डी स्कूलिंग को कंसेप्ट को जानेंगे तो स्कूलिंग को भी जानना होगा. अच्छा, मैं पहले डी स्कूलिंग पर एक वीडियो मेरा है इवान एलिच पे, पर ये लिबरल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन और थोड़ा सा ये वाइडन है उससे, तो आप उसे भी सुनिए, इसे भी सुनिए. निश्चित रूप से दोनों में कुछ ना कुछ आपको अलग और लाभ मिलेगा. तो इलिक ने तर्क दिया कि जो ट्रेडिशनल स्कूल हैं, जो पारंपरिक विद्यालय हैं, वो हाईली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, इंस्टीट्यूशन में ही सब कुछ हो रहा है. स्टिफल द नेचुरल प्रोसेसेस ऑफ लर्निंग, और जो बच्चे का नेचुरल प्रोसेस लर्निंग का होता है उसको हम रोक देते हैं शिक्षा व्यवस्था में. जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सिस्टम है उनके हिसाब से स्कूल्स वर क्रिएटेड टू सर्व एज फैक्ट्रीज, उनके हिसाब से विद्यालय इसलिए बनाए गए हैं कि वो फैक्ट्री का काम कर रहे हैं, नॉट टू प्रमोट जेन्युइन लर्निंग, जेन्युइन लर्निंग को प्रमोट नहीं कर रहे हैं. इन हिज व्यू द एजुकेशन सिस्टम हैज बिकम ए रिजिड इंस्टीट्यूशन दैट फोर्सेस लर्नर्स इनटू प्री डिफाइंड मोल्ड्स, measuring success by standardized tests and focusing on subjects that may not necessarily serve the individual's unique interest or societal needs. उनके हिसाब से जो शिक्षा व्यवस्था चल रही थी वो एक रिजिड थी, उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, जो जैसा नियत था वैसे ही हो रहा था. लर्नर को हम फोर्स कर रहे थे कि जो तुम्हारे लिए पहले से प्री डिफाइंड रोल है, मोल्ड है, उसी में तुम मोल्ड हो जाओ. सक्सेस को हम स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट से नाप रहे थे, यानी कि कोई इंडिविजुअल डिफरेंस के लिए जगह नहीं थी. और सब उन सब्जेक्ट्स पे बल दे रहे थे जो व्यक्ति की, विद्यार्थी की यूनिक इंटरेस्ट और सोसाइटल नीड को फुलफिल नहीं भी कर रहा है, उन पर हम बल दे रहे थे. तो उन्होंने कहा कि डी स्कूलिंग करिए. देन इज अ कॉल टू मूव अवे फ्रॉम द आइडिया दैट फॉर्मल स्कूलिंग इज द ओनली लेजिटिमेट वे ऑफ लर्निंग. फिर उन्होंने कहा, इसलिए उन्होंने डी स्कूलिंग की बात की कि ये एक आइडिया ऐसा है जिससे आप फॉर्मल स्कूलिंग से दूर जाइए. ये मत मानिए कि स्कूल ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पे फॉर्मल लर्निंग हो सकती है. इलिक बिलीव दैट रियल लर्निंग कुड टेक प्लेस आउटसाइड द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर. उनका विश्वास था कि जो वास्तविक सीखना है वो हम इंस्टीट्यूशनलाइज्ड स्थानों से अलग भी सीख सकते हैं, इनसे दूर भी सीख सकते हैं, इनसे अलग हट के भी सीख सकते हैं, इन ए मोर ऑर्गेनिक और सेल्फ डायरेक्टेड वे.
He argued that education should be a process of exploration. उन्होंने तर्क दिया कि शिक्षा एक एक्सप्लोरेशन की प्रक्रिया होनी चाहिए. हम कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ निकाल रहे हैं, हम कुछ खोज रहे हैं. गाइडेड बाय द इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट एंड नीड्स. और किसके द्वारा निर्देशित होनी चाहिए? व्यक्ति के अपनी रुचियों और आवश्यकताओं से निर्देशित होनी चाहिए. rather than a process of memorization and regurgitation dictated by a curriculum. ना कि हम कुछ रट कर एग्जाम में जाकर उसको वॉमिट आउट करके आ जाएं. ओके. तो उन्होंने ऑपोजिशन मतलब विरोध किया इंस्टीट्यूशनलाइज्ड स्कूलिंग का. League's critique of schools is rooted in his belief that institutions by their very nature create hierarchies that limit true learning. उन्होंने कहा कि जो विद्यालय हैं, जो ये आपकी संस्थाएं हैं जो शिक्षा देने के लिए बनी हैं, वो हायरार्की क्रिएट करती हैं और ट्रू लर्निंग को रोकती हैं. He saw schools as places that not only restrict creativity but also reinforced social inequalities. Here are a few key reasons Illich was critical of the traditional schooling system. उन्होंने देखा विद्यालय को उन स्थानों के रूप में जो क्रिएटिविटी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, जो आपकी रचनात्मकता को रोकते हैं और सोशल इनइक्वालिटी को बढ़ावा देते हैं. जो सामाजिक असमानता समाज में चल रही है उसी को रीइंफोर्स कर रहे हैं. तो यहाँ पर ये आर्थसर और ग्रैम्सी और इलिक एक ही जैसी बात कर रहे हैं. तो ये कुछ रीजन थे, कुछ कारण थे जिसपे इलिक ने सोचा कि और बोला कि ट्रेडिशनल स्कूलिंग सिस्टम के वो क्यों विरोधी हैं. पहली बात उन्होंने कहा कि ये जो सिस्टम है वो लर्निंग को इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कर देते हैं. इनके हिसाब से इलिक आर्ग्यू दैट स्कूल्स ऑफन सेपरेट नॉलेज फ्रॉम रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस. जनरली ऐसा ही होता है कि हम जो रियल वर्ल्ड के एक्सपीरियंसेस हैं, रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम है, वो नॉलेज से सेपरेट करके स्कूल में देते हैं. मतलब विद्यालय में जो नॉलेज दिया जा रहा है वो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस से अलग है. Instead of learning in natural contexts, students are forced to sit in classrooms where learning is rigidly structured and disconnected from practical real life situations. वो कह रहे हैं कि नेचुरल कंटेक्स्ट में बच्चे को सिखाना चाहिए. उसके विपरीत हम बच्चे को फोर्स करते हैं कि आप क्लासरूम में बैठिए. लर्निंग को रिजिडली स्ट्रक्चर किया गया है और उसको डिसकनेक्ट किया गया है प्रैक्टिकल और रियल लाइफ सिचुएशन से. This, he believed, led to a situation where students began to view learning as something separate from everyday life. इसका अंततोगत्वा रिजल्ट क्या निकल के आता है कि बच्चे को लगता है कि सीखना जो कुछ है वो कुछ अलग है जो रोजमर्रा की जिंदगी में हो रहा है. Schools in this context were not sites of engagement but places where people learned to conform to a system that did not encourage critical thinking or creativity. तो इस परिदृश्य में विद्यालय किस रूप में उभर के आते हैं कि वो एंगेजमेंट के साइट्स ना हो के ऐसे स्थान बन जाते हैं जहां विद्यार्थी को आप जबरदस्ती एक सिस्टम को फॉलो करने के लिए कहते हैं जो एक्चुअली उसके क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी को बढ़ावा नहीं देता है. फिर सोशल इनइक्वालिटी को रीइंफोर्स करता है स्कूल. उनके हिसाब से अकॉर्डिंग टू इलीट, स्कूल्स डोंट फंक्शन इन ए वैक्यूम. दे आर डीपली कनेक्टेड टू सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स. यानी कि जो विद्यालय है वो किसी ना किसी सामाजिक परिदृश्य में है. तो हम विद्यालय में जनरली सामाजिक संरचना को प्रोपेगेट करते हैं. He argued that the educational system, instead of providing equal opportunities for all, reinforced existing inequalities. विद्यालयी तंत्र ऐसा होना चाहिए, शैक्षिक निकाय ऐसा होना चाहिए जहां पर हम सबको शिक्षा के समान अवसर प्रदान करें. उसके बाद विपरीत हम उसको जो असमानता समाज में चली आ रही है उसी को रीइंफोर्स करते हैं. Students from disadvantaged backgrounds often receive a lower quality of education, reinforcing their position within the social hierarchy. जो जो निचले तबके के बच्चे हैं वो जनरली उनको हम लोअर क्वालिटी की एजुकेशन देते हैं, जिससे क्या होता है कि समाज में जो उनकी स्थिति है वो और खराब होती है. Illich believed that the institutionalized school system was a mechanism for perpetuating class, race and gender inequalities, making it difficult for marginalized communities to break free from these cycles. तो इन्हीं का विश्वास था कि ये जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड विद्यालयी निकाय है वो एक्चुअली आपकी जो वर्ग हैं, जो जातिगत, जो लैंगिक असमानताएं हैं उन्हीं को बढ़ावा दे रहा है. और जो निचले तबके का है, जो सीमांत समुदाय से आता है, वो इस साइकिल को ब्रेक नहीं कर पाता है. ऐसा इवान इलिच का मानना था. उन्होंने कहा कि स्टैंडर्डाइजेशन को हम ज्यादा महत्ता देते हैं, इंडिविजुअल लर्निंग को नहीं देते हैं स्कूलों में. Illich also criticized the educational system for standardizing learning. मतलब लर्निंग को आपने स्टैंडर्डाइज कर दिया है. कैसे आप स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं जब इंडिविजुअल डिफरेंस है. ट्रेडिशनल स्कूल्स ऑफन फोकस ऑन टीचिंग ए वन साइज फिट्स ऑल करिकुलम. आज तक हम लोग यही करते आ रहे हैं. अब हम बात कर रहे हैं कि एडेप्टिव करिकुलम होना चाहिए, पर्सनलाइज्ड लर्निंग होनी चाहिए, टेलर्ड इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, लेकिन ये भी अभी तक सिर्फ कागज पर है, which does not take into account individual learning styles, interests और needs. हम विद्यार्थी के स्टाइल, इंटरेस्ट और नीड का ध्यान नहीं रखते.
By promoting conformity and standardized assessment, schools stifle creativity and personal growth. तो इस तरह से जब हम एक मानकीकृत आकलन को अपनाते हैं, एक कंफॉर्मिटी बच्चे पे इम्पोज करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसकी रचनात्मकता और उसकी पर्सनल ग्रोथ को रोकते हैं. This approach fails to nurture the unique potential of each individual and discourages independent thinking and self-expression. ये जो उपागम है वो एक्चुअली जो बच्चे का यूनिक पोटेंशियल है उसको नर्चर करने से रोकता है और इंडिविजुअल की इंडिपेंडेंट थिंकिंग और सेल्फ एक्सप्रेशन को भी हतोत्साहित करता है. तो इलीग का विजन क्या है कि हम डिसेंट्रलाइज्ड लर्निंग नेटवर्क की बात करें. तो उन्होंने कहा कि भाई स्कूल सिस्टम अगर प्रॉब्लम है तो क्या किया जाए, हम फॉर्मल स्कूलिंग ना करें तो क्या करें. तो उन्होंने कहा कि आप रिवोल्यूशनरी आइडिया लेके आए कि लर्निंग वेब बना लीजिए. आप लर्नर को रिसोर्स से कनेक्ट कीजिए, मेंटर से कनेक्ट कीजिए और उसको अपॉर्चुनिटी दीजिए कि वो सब्जेक्ट को अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर सके. ये जो लर्निंग नेटवर्क है वो लोकल हो सकता है, ग्लोबल हो सकता है, ऑनलाइन ऑफलाइन हो सकता है और ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम की बाउंड्री इसमें नहीं होगी. फिर उन्होंने कहा टेक्नोलॉजी की भी बात की लर्निंग में. वन ऑफ द मोस्ट रेडिकल एस्पेक्ट ऑफ लीक्स विजन वाज द आइडिया ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी टू फैसिलिटेट लर्निंग आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम. ये बातें जो हम लोग आज कर रहे हैं कि कैसे हम तकनीकी की सहायता से क्लासरूम के बाहर से शिक्षा दे सकें, तो उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा सकता है ओपन और एक्सेसिबल लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए, और जो आज सच साबित हो रहा है. दिस आइडिया वाज इनक्रेडिबली फॉरवर्ड थिंकिंग, स्पेशली गिवन that it was proposed in the 1970s, well before the internet revolutionized access to knowledge. In many ways, the rise of online learning platforms, MOOCs, and even YouTube tutorials could be seen as a manifestation of Elite's vision of a more flexible, accessible, and decentralized approach to learning. तो 1970 में उन्होंने प्रपोज किया था, तब टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, तब ये बातें नहीं थी, लेकिन उनका प्रेडिक्शन आज सही साबित होता है कि ये जो मूक्स हैं, ये जो यूट्यूब ट्यूटोरियल है, ये जो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, वो बालक की शिक्षा को मोर एक्सेसिबल बना सकते हैं. फिर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की उन्होंने बात की. उन्होंने कहा कि जो इंडिविजुअल है उसको आप एम्पावर कीजिए कि वो अपने इंटरेस्ट को परस्यू कर सके, इंगेज रहे, लर्निंग के लिए मोटिवेटेड रहे. पैसिव लर्निंग का विरोध किया उन्होंने डी स्कूल सोसाइटी की बात की, जिसमें जो लर्नर है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा अपनी शिक्षा की और नॉलेज रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज को सीक आउट करेगा और अपने इंटरेस्ट और गोल को फुलफिल करेगा. टीचर स्टूडेंट हायरार्की का भी उन्होंने विरोध किया. उन्होंने कहा कि टीचर का रोल चेंज होना चाहिए, वो स्ट्रिक्ट टीचर स्टूडेंट हायरार्की नहीं होनी चाहिए. टीचर को फैसिलिटेटर, मेंटर और गाइड के भूमिका में होना चाहिए, और ये बातें हम लोग जानते हैं. तो दी प्रैक्टिकलिटी ऑफ डी स्कूलिंग, इज इट पॉसिबल, क्या ऐसा संभव है कि हम विद्यालय हटा दें समाज से और बच्चे शिक्षित होते रहें. तो देयर आर सेवरल चैलेंजेस, बहुत चैलेंजेस, चुनौतियां हैं, इतना आसान नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट जिन लोगों के लगे हुए हैं वो इसका विरोध करेंगे, है ना. वो कहेंगे कि टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पॉलिसी मेकर्स हु आर इन्वेस्टेड इन मेंटेनिंग द स्टेटस को मे रेजिस्ट एनी अटेम्प्ट टू रेडिकली चेंज द सिस्टम. वो लोग इसका विरोध करेंगे कि नहीं, ये गलत है. अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज, फिर कुछ लोगों को रिसोर्सेज मिल जाएंगे, कुछ लोगों को नहीं मिलेंगे, कुछ मोटिवेटेड होंगे, कुछ सेल्फ डायरेक्टेड होंगे, कुछ नहीं होंगे. तो ये भी दिक्कत होगी, यानी कि हर कोई सेल्फ डायरेक्टेड नहीं हो सकता, सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो सकता. और फॉर्मल एजुकेशन का सोसाइटी में स्थान भी है, ऐसा आप नहीं कह सकते कि उसका कोई भी स्थान नहीं है ना. तो सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखता है बच्चा, वर्कफोर्स के लिए तैयार होता है. तो भाई डी स्कूलिंग वुड अलाउ फॉर मोर फ्लेक्सिबिलिटी. इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसिडर हाउ दी सोशल एंड डेवलपमेंटल फंक्शंस कुड बी मेंटेन्ड इन ए डी स्कूल सोसाइटी. यानी कि हम अगर विद्यालय हटा दें समाज से, तो ये वाले फंक्शन जो स्कूल फुलफिल करता है वो कैसे पूरे होंगे, ये भी सोचना होगा. तो कंक्लूजन के रूप में हम कह सकते हैं कि इवान इलिक्स आइडियाज अबाउट डी स्कूलिंग ऑफर अ रेडिकल री इमेजिनिंग ऑफ द एजुकेशन सिस्टम. बात तो उन्होंने बहुत रेडिकल की है, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनको हम छोड़ नहीं सकते, जिनको हम दरकिनार नहीं कर सकते. While it may not be feasible to completely dismantle traditional education system tomorrow, his work provides an important critique of the way we think about learning. निश्चित रूप से हम पूरी तरीके से विद्यालयों को समाज से नहीं हटा सकते, लेकिन जो उन्होंने सोच हमें प्रदान की उससे हमको एक तरीका समझ में आया कि हाँ, लर्निंग को ऐसे भी समझना चाहिए, और जो उन्होंने कमियां बताई उनको हमको एक ट्रेडिशनल सिस्टम में ही दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, है ना. So while deschooling remains a distant ideal for many, Lilik's vision remains a powerful tool for anyone interested in rethinking how we educate future generations. हालांकि हम ऐसा नहीं कर सकते, ये बहुत चैलेंजिंग होगा कि हम सारे विद्यालयों को समाज से हटा लें, लेकिन फिर भी जो उनका विजन था उसने हमको एक पावरफुल टूल दिया जिससे हम ये सोच सकें कि हम आने वाली जनरेशन को कैसे एजुकेट करना चाहते हैं. Okay, so it was all about Ivan Illich's ideas about uh, liberal perspectives of education. It was very clear that he was also a critique of liberal perspective of education, and he was also a supporter of critical pedagogy of education. So there are three sociologists in your course: Arthur Gramsci and Ivan Illich, and I have completed all the three.
So best of luck for your examinations, and thank you, and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education.